नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित उत्तराखंड के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण पाठ, चंद राजवंश का दूसरा महत्वपूर्ण पाठ, भारती चंद के बाद का इतिहास। इससे पहले मैंने आपको चंद राजवंशावली के अंतर्गत उस चंद राजवंश की स्थापना यानी राजा सोमचंद का जिक्र किया था। किस प्रकार राजा सोमचंद ने वर्तमान चंपावत में चंपावती नदी के तट पर चंपावत शहर की नींव डाली और फिर इस राजवंशावली को आगे बढ़ाया कत्यूरियों के दामाद के रूप में, और फिर वहां पंचायती सरकार की नींव डालना और चंपावत में राजमुंगा का किला बनाना और धीरे धीरे वहां से खसों को पराजित करना, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करना अपने राज प्रशासन में और अपने राज्य प्रशासन को मजबूत कर दिया। और आगे चलकर इंद्रचंद का टाइम पीरियड आया। इंद्रचंद ने चंपावत में रेशम कारखाना खुलवाया, चीन से अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाए, यहां पर पटवाई जाति को रेशम व्यापार के लिए बुलाया और पटरंग व्यवस्था का खूब प्रचलन किया। इस प्रकार इंद्रचंद का शासन प्रशासन मजबूत होता रहा। लेकिन फिर इसी कड़ी में राजा संसार चंद का जिक्र हुआ, जो लगभग 35 साल तक राजा रहे और फिर ये वंश धीरे धीरे मजबूत होने लगा। लेकिन फिर वीणाचंद का टाइम पीरियड आया, 856 से लेकर 869 तक। वीणाचंद की चूंकि निसंतान मृत्यु हो गई थी, उनके पुत्र नहीं होने की वजह से यहां पर खसों का एकाधिकार स्थापित हो गया। यानी 869 से लेकर 1065 तक उत्तराखंड में खसों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। और इसे वीणाचंद के बाद के पीरियड को चंपावत के इतिहास में चंदों का अंधकार युग कहते हैं। तो चंदों का अंधकार युग कब था? 869 से लेकर 1065 तक, 1065 तक, यानी 196 वर्षों तक चंदों के बदले यहां पर खसों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। खस जो कि यहां के क्षेत्रीय निवासी थे और सबसे प्राचीन और बड़ी जनजाति यहां की थी। अच्छा, उसके बाद फिर धीरे धीरे खसों के एकाधिकार को वीरचंद ने समाप्त किया और पुनः यहां पर चंदों की सत्ता स्थापित कर दी। और आगे चलकर फिर इस वंश का पहला वास्तविक संस्थापक जिसे हम मानते हैं वो राजा थोरचंद था, इस वंश का 23वां राजा। और फिर इसी कड़ी में त्रिलोकचंद, धर्मचंद और अभयचंद। और त्रिलोकचंद का भी जिक्र किया था मैंने, धर्मचंद का भी जिक्र किया था और कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब भारत कराचिल अभियान किया था, तिब्बत से लगी सीमा प्राप्त करना चाहता था, तो अब यहां का राजा धर्मचंद था। और त्रिलोकचंद के समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली सल्तनत में। और अभयचंद चूंकि फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था। इसका एक अभिलेख है जिससे चंद राजवंशावली और प्रशासन की जानकारी मिलती है। और इसी कड़ी में हम पहुंच गए भारती चंद की तरफ। ये देखिए भारती चंद का अब क्या प्रश्न है भारती चंद से। जैसे ही भारती चंद गद्दी पर बैठे तब दिल्ली सल्तनत में सैयदों का राज था, बहुत शक्तिशाली राजवंश नहीं था। अब हुआ क्या, भारती चंद को क्या करना था कि भारती चंद के समय जो डोटी राज्य था, जो कि चंद वंश से टैक्स वसूला करता था बहुत पहले से, आज से नहीं, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। कहते हैं कि भारती चंद ने आज के बाद डोटी राज्य को कर देना मना कर दिया था। पहला राजा है जिसने डोटी राज्य को कर देना बंद कर दिया था। डोटी पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र कहता था और इस राज्य को लेकर बड़ी दिक्कतें चल रही थी। इसने पहली बार इसको टैक्स देना, और इसी को लेकर डोटी राज्य और भारती चंद के बीच 12 वर्षीय युद्ध का जिक्र हुआ है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भैया, किसके समय 12 वर्षीय युद्ध हुआ था? किस चंद राजा के समय? तो भारती चंद के समय। किसको लेकर? डोटी राज्य को लेकर। क्यों? डोटी राज्य टैक्स वसूला करता था और जब भारती चंद ने टैक्स देना इनकार कर दिया तो संभवतः युद्ध होना स्वाभाविक था। 12 वर्षीय युद्ध में भारती चंद की जीत हो गई। तब भारती चंद ने उस संपूर्ण क्षेत्र में डोटी और शेरामंडल डीडीहाट क्षेत्र के लिए आ रहा है, वहां पर पूरा अधिकार कर लिया और डुंगरा बछड़ा नामक एक स्थानीय सामंत को वहां की जिम्मेदारी सौंप दी। और आगे चलकर शोर यानी पिथौरागढ़ का राजा बमसा और डोटी का राजा, डोटी पश्चिमी नेपाल के आ रहा है, जयमल, इनको पराजित कर दिया गया। इसी युद्ध के दौरान जो भारती चंद से प्रश्न बन रहे हैं वहां पर वो ये कि भागा धौन्यान नामक एक स्थानीय महिला, एक वीरांगना महिला, उससे भी राजा भारती चंद का संघर्ष हुआ था संभवतः। तो कहता है कि किस युद्ध के दौरान भारती चंद का सामना भागा धौन्यान नामक एक वीर महिला से हुआ था? तो इसी डोटी युद्ध के दौरान, जब वो डोटी के बाद शेरा और शेरामंडल को अपने अधिकार में ले रहा था उस दौरान। लेकिन इस डोटी राज्य पर एकाधिकार के दौरान डोटी राज्य में एक कुप्रथा का भी जिक्र हुआ है, कट काली प्रथा कहते हैं जिसको, कट काली प्रथा का जिक्र हुआ है। कट काली प्रथा क्या थी? कहते हैं कि
जो कटकाली प्रथा थी, इसमें होता क्या था कि जो राज वंशों से संबंधित राजा हैं या राजकुंवर हैं, वो वहां की कन्याओं से जबरदस्ती विवाह कर लेते थे, और उनके पुत्र जो कि अवैध संतान माने गए हैं चंदों की, उनको समाज में उच्च स्थान नहीं मिल पाया था। अर्थात भारतीय चंद के समय चंद वंश में चंपावत में नायक जाति का उल्लेख हुआ है। ये देखिएगा, नायक जाति का जिक्र। तो नायक जाति क्या थी? इन्हें चंदों की अवैध संतान माना जाता है। ये किस कुप्रथा के दौरान या कुप्रथा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे? कटकाली प्रथा। कटकाली क्या थी कि राजा और राजकुमार जब वहां की स्थानीय कन्याओं से जबरदस्ती विवाह कर लेते थे, उनसे उत्पन्न संतानों को कहते थे नायक जाति के लोग। तो नायक जाति का उद्भव, पराभव यानी उन्मूलन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां पर आगमन के बाद होगा। 1928 में कुमायूं कमिश्नर के दौरान इस कुप्रथा का अंत होगा। अच्छा, भारतीय चंद से संबंधित प्रश्न चल रहे थे। भारतीय चंद ने अपने रहते रहते अपना साम्राज्य विस्तार सोर और शेरा मंडल तक कर दिया था, और अपनी सारी जिम्मेदारी अपने योग्य पुत्र रत्नचंद को सौंप दी थी। यानी 1450 में सारी जिम्मेदारी रत्नचंद के पास आ गई, और 1488 तक रत्नचंद अपनी शासन सत्ता को संभालेंगे। मतलब भारतीय चंद ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र रत्नचंद को अपनी गद्दी सौंप दी थी। अच्छा, अब रत्नचंद 12 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भी जब डोटी राज्य कर लेने से बाज नहीं आ पा रहा था, फिर से यहां पर आक्रमण करना चाहता था, तो रत्नचंद ने क्या किया? डोटी के मल्लों को पराजित कर नाग मल्ल को मार डाला था, और इस मल्ल विवाद को समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, डोटी के मल्ल विवाद को समाप्त करने का श्रेय फिलहाल रत्नचंद को है। यह विवाद बाद में भी जारी रहेगा, लेकिन अब फिलहाल 100 वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगा। तो डोटी मल्ल विवाद को समाप्त करने का श्रेय। उसके अलावा रत्नचंद ने शोर के बम राजा को पराजित किया। शोर पिथौरागढ़ के लिए कहा जा रहा है, वहां के बम राजा को पराजित किया, उसे अपने राज्य में मिला लिया था। अच्छा, उसके अलावा उसने वहीं पर सोर और शेरा मंडल क्षेत्र में पहली बार भूमि बंदोबस्त करवाया था। रत्नचंद के समय चंदों में पहली बार भूमि बंदोबस्त का जिक्र हुआ है भैया, और उसका बंदोबस्त अधिकारी जिंदा केतल था, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने जो किया वो है जागेश्वर में धर्मशालाएं बनवाई और बहुत सारे मंदिर को दान देना। फिर उसके बाद चंदवंश का इतिहास थोड़ा सिमट के रह गया। मैं आपने सामने आपके बहुत सारे चंदवंशी राजा रखे हुए हैं, ये देखिएगा कौन कौन से नाम आ रहे हैं वहां पर। तो चंदवंश का जो इतिहास है, रत्नचंद के बाद अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या रहा, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके। रत्नचंद के बाद 1428 में कीर्तिचंद का शासन हुआ। यह भी शक्तिशाली शासक था। क्यों? क्योंकि भारतीय चंद और रत्नचंद के समान इसके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। इसका विशाल साम्राज्य था। इसी विशाल साम्राज्य को स्थायी रखने के लिए इसने पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था। किस चंद राजा ने पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो कीर्तिचंद के समय। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका विस्तार कहां कहां हुआ वो मैं आपके सामने और सारे नाम रख रहा हूं। ये देखिए उसका विस्तार और कहां रहा। कहते हैं कि फलदाकोट जो कि नैनीताल का भाग था, यहां पर खातियों का एकाधिकार था। इसने फलदाकोट की खातियों को पराजित किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा पाली पछाऊ जो कुमायूं की गढ़वाल से लगी हुई सीमा थी, तराई भाबर से लगता हुआ क्षेत्र था। बारामंडल अल्मोड़ा का, बिशौद अल्मोड़ा, सिउंदरा और काली कुमायूं पर कब्जा करके संपूर्ण क्षेत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। शक्तिशाली राज्य था इसका मतलब। अच्छा, इसके बाद राजा ताराचंद का जिक्र हुआ है। ताराचंद का टाइम पीरियड यहां पर 1517 से लेकर 533 का बताया गया है, और ये वो टाइम पीरियड है जब भारत में मुगलों का राज स्थापित हो गया था। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो राजा ताराचंद। टू द पॉइंट है हम लोग फिलहाल। अच्छा, इसके बाद माणिक चंद्र 1533 से लेकर 42 तक का टाइम पीरियड है। कहते हैं कि जब हुमायूं ने फिर से सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, आपको पता है कि हुमायूं को एक बार सत्ता खोनी पड़ी थी ईरान की मदद से। जब उसने फिर से यहां पर राज्य स्थापित किया, तब तक शेरशाह सूरी के बेटों का एकाधिकार हो चुका था। उसी में से इस्लाम शाह सूर भी था। जब इस्लाम शाह सूर को पराजित किया होगा हुमायूं ने, उस समय इस्लाम शाह सूर का जो खास विरोधी था खवास था, उसने उत्तराखंड में शरण ले ली थी राजा माणिक चंद के समय, और माणिक चंद ने खुशी खुशी उसको शरण दे दी थी क्योंकि वो इस्लाम शाह सूर का विरोधी था। और इसका मतलब माणिक चंद की वीरता का परिचय दिया था इस्लाम शाह सूर के विरोध में। अच्छा, इसके बाद एक और राजा है यहां पर, कल्याण चंद का जिक्र हुआ है 1542 से लेकर 51 तक, और इसे क्रूर और अत्याचारी राजा माना जाता है। कली कल्याण चंद के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये चंद वंश के वो राजा हैं जो भारतीय चंद और रत्नचंद के बाद के थे।
बहुत ज्यादा प्रश्न इनसे नहीं थे, इस वजह से मैंने इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो मैं अब एक महत्वपूर्ण राजा का जिक्र करने वाला हूं, राजा भीष्मचंद्र का। यह है इस वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक। काफी प्रश्न बन रहे हैं राजा भीष्मचंद्र से। टाइम पीरियड सेट करेंगे तो 1555 से लेकर 556 तक। तो भीष्मचंद्र सबसे अधिक उम्र में चंदों की गद्दी पर बैठने वाला राजा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और टाइम पीरियड देख रहे होंगे तो मुगल शासक अकबर का समकालीन होगा। पहला पॉइंट यही है, मुगल शासक अकबर का समकालीन था, क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक उम्रदराज राजा, यानी चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा था जब गद्दी पर बैठा था। और सबसे बड़ी बात, इसका अपना कोई पुत्र नहीं था, और पुत्र नहीं होने की वजह से इसने एक बालक यानी ताराचंद के पुत्र को गद्दी पर लिया था। यह ताराचंद का पुत्र था कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद के नाम से फेमस होने वाला है जो। तो इसका अपना पुत्र नहीं होने की वजह से ताराचंद के पुत्र को गोद लिया था, और जो कई अभियानों में इसका साथ दे रहा था। कहते हैं कि डोटी राज्य जो अब तक शांत पड़ा था, जैसे भीष्मचंद्र सबसे उम्रदराज गद्दी पर बैठा होगा, उसे फिर से सर उठाने का मौका मिल गया होगा। ऐसे में डोटी राज्य ने फिर से यहां पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो डोटी राज्य में होने वाले विद्रोहों को कल्याण चंद ने ही दबाया था, मतलब उसके दत्तक पुत्र ने ही दबाया था। अच्छा, हालांकि इसमें भीष्मचंद्र खुद भी गया था। उसके अलावा फिर से आक्रमण जहां पर होने लगे, तो यहां पर जो क्षेत्रीय आक्रमण हो रहे हैं, इन परेशानियों से निपटने के लिए राजा को ऐसा लगता था कि अल्मोड़ा के पास एक खगमरा कोट का किला बनाया जाए। अंततः राजा ने एक आदेश जारी कर दिया कि अल्मोड़ा में खगमरा कोट का किला बना दिया जाएगा, और इसको बाद में राजधानी बना दिया जाएगा, जो क्षेत्रीय आक्रमणों से समस्या को निपटाएगा। अच्छा, जब यह पता चला कि खगमरा कोट पर राजा का अधिकार होने वाला है और यहां राजा राजधानी बनाने वाला है, तो खस सरदार गजुआथिंगा का जिक्र हुआ है। यह गजुआथिंगा शब्द है, तो जो रामगढ़ का एक अर्ध स्वतंत्र शासक था, कहते हैं खस राजा। खसों का अभी भी प्रभाव उत्तराखंड में। तो रामगढ़ के एक स्थानीय अर्ध स्वतंत्र शासक गजुआथिंगा ने खस मतलब खगमरा कोट पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे भय है कि यहां पर चंदों की राजधानी बनने वाली है, ये उनके अधिकार में आने वाला है क्षेत्र, इसलिए उसने वहां पर आक्रमण कर दिया। और खगमरा कोट के दुर्ग में राजा भीष्मचंद्र और खस सरदार गजुआथिंगा के मध्य जो संघर्ष हुआ, उसमें राजा भीष्मचंद्र की मृत्यु हो गई, मारे गए। लेकिन भीष्मचंद्र का जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद, यानी कल्याण चंद के नाम से जो फेमस था, उसने बदला लिया खस सरदार गजुआथिंगा से और उसकी हत्या कर डाली, और खगमरा कोट पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और 1560 में बालो कल्याण चंद के नाम से गद्दी पर बैठ गया। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है बालो कल्याण चंद का टॉपिक। तो अब पिथौरागढ़ में मिले हुए बहुत सारे अभिलेखों से उसकी उपाधि का भी जिक्र हुआ है कि उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी बालो कल्याण चंद से। टाइम पीरियड सर्च करेंगे तो 1560 से लेकर 68 तक मुगल शासक अकबर का समकालीन है। मैंने पहले ही लिखा हुआ, देखो अकबर का समकालीन था। बालो की उपाधि मुगल ही कहते थे इसको, वैसे भी ये बचपन का नाम भी इसका बालो ही था। अच्छा, और जो प्रश्न यहां पर बने हुए हैं, भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था जिसका मूल नाम बालो था, ये मैंने पहले लिख रखा है। 1563 में जब बालो कल्याण चंद गद्दी पर बैठा था, उस समय की बात बता रहा हूं कि बालो कल्याण चंद के समय जब खगमरा कोट पूरी तरह डेवलप हो गया था, अब इसको राजधानी बनाने का मौका समय आ गया था। तो इसलिए 1563 में अब चंदों की राजधानी अल्मोड़ा शिफ्ट होने वाली है। अल्मोड़ा को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला राजा पूछेगा तो बालो कल्याण चंद होगा, ठीक है। लेकिन जबकि खगमरा कोट अल्मोड़ा में उस किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने करवाया है, और राजधानी बनाने की घोषणा भी भीष्मचंद्र के समय हुई है, उसको किला बनाने की और बाद में उसे राजधानी बनाने की। लेकिन राजधानी किसके समय बनकर तैयार हुई है? तो बालो कल्याण चंद। समझ रहा हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अल्मोड़ा राजधानी बालो कल्याण चंद के समय बनकर तैयार हो गई है। अल्मोड़ा को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला राजा बालो कल्याण चंद होगा। लेकिन अल्मोड़ा को राजधानी बनाने की घोषणा भीष्मचंद्र ने की है। अल्मोड़ा में खगमरा कोट का किला भीष्मचंद्र ने बनाया, उसी को लेकर उसकी मौत भी हो गई थी। अच्छा, जब अल्मोड़ा को राजधानी बना दिया, कब बनाया? 1563 में। उसका अपना टाइम पीरियड 60 से शुरू हो रहा है, यानी अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब अल्मोड़ा को राजधानी बनाया जा रहा था तो अल्मोड़ा में शासन प्रशासन के लिए जोशी, मेहरा और फरत्यालों, जो कि काली कुमाऊं के लोग थे, पहले चाराल थे और फिर इनका बोलबाला था वहां पर, उनको बुलाया गया, उनको जागीरें दी गई ताकि अल्मोड़ा में बसें, वहां के प्रशासन को मजबूत करें और बड़ा योगदान दें वहां पर। इसके अलावा दूसरा मड़कोटी राज्य, कहते हैं कि मड़कोटी राज्य अल्मोड़ा का, वहां पर राजा नारायण का बोलबाला था,
वो अन्याय अत्याचारी राजा था, वहां के पंत और उपरेती लोग परेशान थे इससे, तो मणकोटी राज्य को चंद राज्य में मिला लिया इसने, और वहां के उपरेती जो फेमस हुआ करते थे और पंतों को, जो कि वहां के राजा से, स्थानीय राजा से परेशान थे, उन उपरेती और पंतों को अल्मोड़ा में बसा दिया उसने। मतलब मणकोटी राज्य को अल्मोड़ा राज्य में मिलाने वाला, चंद राज्य में मिलाने वाला। अच्छा, इसके अलावा शोर पिथौरागढ़ के लिए कहा रहा है, शोर राज्य का विलय चंद राज्य में किया था राजा बालो कल्याण चंद ने फिर से। पहले भी घटना घटी थी क्योंकि फिर ये स्वतंत्र हो जाते थे फिर से। अच्छा, डोटी का जो मल्ल राजा था इसके समय वो हरिमल्ल का जिक्र हुआ है, संभवतः हरिमल्ल की बहन से इसका विवाह हुआ था, और हरिमल्ल ने दहेज में उसको शोर राज्य दे दिया था, उसने शोर राज्य अपने राज्य में मिला लिया था। जबकि कहते हैं कि राजा बालो कल्याण चंद की इच्छा थी कि उसको सेरामंडल मिले, लेकिन उसको मिला था शोर, तो ऐसे में उसने शोर राज्य को अल्मोड़ा राज्य में मिला लिया था। और ध्यान रखिएगा, इसी में अल्मोड़ा में ही पलटन बाजार में लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था, तो राजा बालो कल्याण चंद ने। और आज की डेट में इतना महत्वपूर्ण है, इसे फोर्ट मोइरा कहा जा रहा है। किलों की बात मैं बता रहा था कि पहला किला राजा सोमचंद ने राजभुंगा का किला चंपावत बनाया था, दूसरा किला खगमरा का किला अल्मोड़ा में भीष्मचंद ने बनाया था, तीसरा किला लाल मंडी किला जिसे फोर्ट मोइरा कहते हैं, ये बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में बना रखा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अल्मोड़ा में एक और किले का जिक्र होने वाला है, वो राजा रुद्रचंद के समय होगा, तो मैं इसी कहानी को आगे ले जाता हूं। यह है राजा रुद्रचंद, यानी 1568 के बाद राजा रुद्रचंद का टाइम पीरियड होगा 1597। टाइम पीरियड सेट करेंगे तो अकबर का समकालीन, यानी मुगल राजा अकबर का समकालीन था। तुलना कराता है कभी अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था, तो पहला पॉइंट, मतलब बहुत सारे चंद राजा आ रहे हैं। दूसरा, चंद वंश का 45वां राजा है भैया रुद्रचंद, शक्तिशाली राजाओं में इसका नाम है। कहते हैं कि जब चंद राजा रुद्रचंद पर गद्दी पर बैठा तो तराई और जो भाबर का क्षेत्र है आज के हिसाब से, वहां पर हुसैन खां टुकड़िया का बोलबाला था, और हुसैन खां टुकड़िया ने वहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। देखिए, तराई और भाबर का जिक्र हुआ है, और हुसैन खां टुकड़िया एक स्थानीय सरदार था जो शाहजहांपुर का सरदार माना जाता है। उसने तराई और भाबर पर लगातार आक्रमण कर पूरे तराई और भाबर को लूट लिया था। 1569 में जब उसने पहली बार जब उसने यहां पर आक्रमण कर दिया तब 1569 था, तो उसने अपनी 80,000 सेना के साथ संपूर्ण तराई भाबर को लूट डाला था। और ऐसे में रुद्रचंद के लिए बड़ी चुनौती थी, सीमा पर रुद्रचंद यानी अल्मोड़ा में रुद्रचंद थे, अकबर के लिए बड़ी चुनौती थी। जब स्थानीय सरदार हुसैन खां टुकड़िया जिसका नाम है जब नहीं माना, तो उसने दूसरी बार फिर से आक्रमण कर दिया यहां पर 1575 में, दूसरी बार संपूर्ण कुमायूं के मंदिरों को लूट डाला उसने, यहां पर तबाही मचा दी। क्योंकि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, और ऐसे में अकबर तक ये खबर पहुंच गई कि भैया शाहजहांपुर का जो स्थानीय जमींदार है उसने तराई भाबर को लूटा ही लूटा, ज्यादा शेष कुमायूं के बहुत सारे मंदिरों में तबाही मचाई। ऐसे में अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया को दिल्ली दरबार उपस्थित होने का आदेश दिया। कहते हैं कि हुसैन खां टुकड़िया दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अब तराई और भाबर से हुसैन खां टुकड़िया का बोलबाला खत्म हो गया, तो इसका फायदा उठाकर यहां के राजा रुद्रचंद ने तराई भाबर को अपने अधिकार में ले लिया। यह प्रश्न कहानी चलती रहेगी। जब हुसैन खां टुकड़िया की मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि हुसैन खां के बाद रुद्रचंद ने यहां पर अधिकार कर लिया तराई भाबर पर। जब तराई भाबर पर रुद्रचंद का अधिकार हो गया तो अकबर को चिंता हुई कहीं ये क्षेत्र कहीं किसी और राज्य के एकाधिकार में न चले जाए, तो उन्होंने इससे लगने वाले कटिहार के नवाब को आदेश दिया कि वो रुद्रचंद को वहां से हटाएं। और कटिहार के नवाब की एक विशाल सेना के समक्ष रुद्रचंद की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे में रुद्रचंद ने एक प्रस्ताव रखा कि वो कटिहार के नवाब और मुगलों की संयुक्त सेना से युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो एक छोटा सा राज्य है, और ऐसे में अगर अकबर चाहे तो वो कटिहार के या मुगलों के सबसे वीर सेनापति से राजा रुद्रचंद को लड़ा सकते हैं। तो ऐसे में अकबर की सहमति के बाद कटिहार का सबसे वीर सेनापति और राजा रुद्रचंद के बीच एक संघर्ष हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं कि इसमें राजा रुद्रचंद की विजय प्राप्त हो गई, और अकबर मुगल सम्राट राजा रुद्रचंद की बुद्धिमत्ता और योग्यता से काफी प्रसन्न थे। उन्होंने रुद्रचंद को दिल्ली दरबार उपस्थित होने का आदेश दिया। रुद्रचंद खुशी खुशी दिल्ली दरबार उपस्थित होने को तैयार है। 1587 की बात है, 1527 में, जब रुद्रचंद ने चंद राज्य को मुगलों का करद राज्य बना दिया, कर देने वाला राज्य बना दिया। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि किस चंद राजा ने मतलब
अल्मोड़ा राज्य को या चंद राज्य को मुगलों का करद राज्य बनाया, मतलब टैक्स देने वाला राज्य बनाया, तो आप कहेंगे रुद्रचंद। कब? 1587 की बात है। इसी संदर्भ में अब रुद्रचंद ने अकबर से भेंट करनी है, तो रुद्रचंद ने 1588 में 1588 में लाहौर में अकबर से भेंट की थी। और जब वो अकबर से मिलने गया था तो अकबर के लिए एक चौसिंगा मेढ़ा जो यहां होता है और हिरन की खाल जो यहां की खास चीजें थी और कुछ खास खास चीजें यहां से गिफ्ट लेकर गया था। ये मैंने यहां पर रखे होंगे खास खास बातें। अच्छा, तो जब अकबर से भेंट हुई थी कहते हैं लाहौर में, तो अकबर रुद्रचंद से प्रभावित थे काफी, उसकी बुद्धिमत्ता से, उसकी योग्यता से, उसकी ताकत से। तो अकबर ने उसको एक प्रस्ताव रखा कि वो मुगल सेना में नागौर के युद्ध में भाग ले। मतलब मुगलों का राजपूतों से संघर्ष चल रहा है, नागौर अभियान होना है। कि अकबर ने कहा कि राजा रुद्रचंद अगर चाहें तो मुगल सेना के साथ नागौर अभियान में भाग लें। रुद्रचंद ने खुशी खुशी तैयार थे। नागौर अभियान में रुद्रचंद ने जब अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता और अपनी ताकत का परिचय दिया तो अकबर खुश थे इससे। अकबर ने खुश होकर रुद्रचंद को 84 मील की जागीर भेंट कर दी भैया, जिसमें संपूर्ण तराई और भाबर आता था। तो ये खास खास बातें यहां पर आ रही थी। ये देखिए, अकबर ने रुद्रचंद को 84 मील की जागीर भेंट की थी। किस अभियान में रुद्रचंद लड़ा था? तो नागौर अभियान में, ठीक है। और संपूर्ण तराई और भाबर इस 84 मील जागीर में आता था, पूरा तराई और भाबर। पहली बार तराई और भाबर चंद वंश यानी चंद वंश के एकाधिकार में आ चुका है। अच्छा, इसके बाद भी रुद्रचंद ने बीरबल से भेंट की थी कहते हैं, और बीरबल के पुत्र को अपना राज पुरोहित बना दिया था। रुद्रचंद का राज पुरोहित, पुरुष पंत का जिक्र होने वाला है बाद में। अच्छा, तो चंद राज्य को मुगलों का करद राज्य किसने बनाया? तो रुद्रचंद ने, जो बातें मैं बता रहा था आपको। उसके बाद इस तराई और भावर की रक्षा के लिए रुद्रचंद ने या रुद्रचंद का जिक्र कहीं पर कई अलग अलग नामों से भी हुआ है। अच्छा, रुद्रचंद ने तराई और भाबर की रक्षा के लिए, बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए वर्तमान रुद्रपुर नगर की नींव डाली थी। ध्यान रखिएगा, नाम वैसे भी अनुभव है, अनुमान लग जाएगा। रुद्रपुर नगर की नींव रुद्रचंद ही डालेगा। अच्छा, इसके अलावा जो प्रश्न आए हैं यहां पर, कहते हैं कि अब रुद्रचंद का चूंकि एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था, अब रुद्रचंद को कोई एक अपने साम्राज्य विस्तार की जरूरत थी, तो वो गढ़वाल में थी। तो उसने गढ़वाल की ओर देखा तो वहां पर गढ़वाल का राजा बलभद्र परमार, जो कि एक ठीक ठाक यानी शक्तिशाली राजा था, उसका शासन था। रुद्रचंद चाहता था कि उसका साम्राज्य विस्तार गढ़वाल तक हो, लेकिन बलभद्र परमार जानता था रुद्रचंद्र की शक्ति और उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता को। वो रुद्रचंद से निपटने के लिए गढ़वाल के राजा बलभद्र परमार ने जो यहां के कत्यूरी राजा थे सुखपाल और सोमेश्वर के राजाओं को अपनी तरफ मिला दिया था। उन्हें धन का लालच, जागीरों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था, ताकि रुद्रचंद्र आक्रमण करे गढ़वाल पर, बधानगढ़ पर, तो वो लोग उसकी मदद करें और रुद्रचंद को घेर लिया जाए। अब ऐसे में जब रुद्रचंद ने 1581 में 1581 में बधानगढ़ पर आक्रमण किया कहते हैं, उस समय गढ़वाली सेना ने उनको घेर लिया। अच्छा, गढ़वाल के राजा का जिक्र जो यहां पर हुआ है, वैसे ये राजा नहीं था, राजा था वहां पर बलभद्र परमार। ये किसी सेनापति बलभद्र परमार, राजा बलभद्र परमार का टाइम पीरियड था। और बलभद्र परमार शक्तिशाली राजाओं में, बलभद्र परमार के समय रुद्रचंद ने अंततः गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, ये मान के चलिए। ये बात 1581 की है। अब वहां पर बलभद्र परमार के साथ सेनापति दुलाराज शाह, और जो दुलाराज शाह का जिक्र हुआ है, ये बद्रीदत्त पांडे भी कहते हैं कि वहां का राजा दुलाराज शाह था, ऐसा संभव नहीं है। हम वहां के राजा बलभद्र परमार को मानते हैं। और जब बलभद्र परमार के समय यहां आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण में बलभद्र परमार का सेनापति दुलाराज शाह और सोमेश्वर का राजा और कत्यूरी राजा सुखदेव ने संयुक्त रूप से युद्ध लड़ा और रुद्रचंद के सेनापति पुरुष पंत को मार डाला। यह बात है 1581 की, 1581 की बात चल रही भैया। और इसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जहां पर युद्ध हुआ था वो बधानगढ़ था, चमोली का। अब रुद्रचंद ने आक्रोशित होकर जब गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, तो वहां के राजा बलभद्र परमार ने सूझबूझ का परिचय देकर सोमेश्वर और कत्यूरी राजाओं को अपने साथ मिला लिया और बधानगढ़ के युद्ध में राजा रुद्रचंद को पराजित कर दिया। यद्यपि उसमें रुद्रचंद उपस्थित नहीं था, उसका सेनापति पुरुषपंत, कहते हैं कि उसका प्रसिद्ध सेनापति पुरुषपंत मारा गया था।
कुमायूं और गढ़वाल के मध्य संघर्ष की शुरुआत हो गई। अच्छा, इसके अलावा इसकी उपलब्धियां क्या है राजा रुद्रचंद की? बधानगढ़ का युद्ध, उसमें उसके सेनापति पुरुषपंत की हार, उसकी मृत्यु। अच्छा, दूसरा एक और महत्वपूर्ण रुद्रचंद की, डोटी के मल्लों को, जो कि डोटी के मल्ल और शक्तिशाली होने लगे थे और शर उठाने लगे थे, उनको पराजित किया उसने और पूरा सेरा मंडल या सीरा मंडल पर विधिवत बंदोबस्त करवाया था। सेरा मंडल डीडी हाट क्षेत्र के लिए आ रहा है। तो कहते हैं कि डोटी के मल्लों को पुनः पराजित कर पूरे सिरा मंडल में पहली बार विधिवत बंदोबस्त करवाया था राजा रुद्रचंद ने। ध्यान रखिएगा, पहली बार बंदोबस्त का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, वो रत्नचंद के समय हुआ है और यहां पर पहली बार विधिवत बंदोबस्त का जिक्र हुआ है। ये सेरा मंडल की बात है और वो सेरा यानी सोर घाटी की बात थी। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी उपलब्धियां हैं, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया इसने राजा रुद्रचंद ने। बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है, सबसे पहले उसे राजा उद्यानचंद ने बनाया था। मैंने यहां पर जिक्र भी किया राजा उद्यानचंद का। और उद्यानचंद ने इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से किया था। इसकी शिल्पकला इतने चरम पर पहुंच गई थी तो राजा उद्यानचंद ने इसके बनाने वाले जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा दिया था और फिर जगन्नाथ मिस्त्री ने इससे नाराज होकर अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से एक हत्या नौला बना दिया था वहां। अच्छा, वही बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो विक्रमचंद ने। राजा विक्रमचंद से संबंधित 2 अभिलेख चंपावत और बालेश्वर मिले हैं जिसमें इस बात का जिक्र भी है। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? फिर से राजा रुद्रचंद ने। और जो वहां के पुजारी थे रामदत्त को एक जागीर भी भेंट की थी राजा रुद्रचंद ने। ध्यान रखिएगा प्रश्न। बालेश्वर मंदिर को बनाने वाले उद्यानचंद, उसका निर्माण कार्य पूरा करने वाले विक्रमचंद और उसको फिर से जीर्णोद्धार करने वाले राजा रुद्रचंद का जिक्र हुआ है। और उस वहां के जो मंदिर के पुजारी थे रामदत्त, उनको जागीर दी थी राजा रुद्रचंद ने। अच्छा, बहुत फेमस थे राजा रुद्रचंद। अल्मोड़ा में मल्ला महल किला का निर्माण, एक और किला का जिक्र हुआ है यहां पर देखिएगा। अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण किसने किया? तो राजा रुद्रचंद ने। 4 किले अब तक बन चुके हैं। अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत राजा रुद्रचंद ने की थी। और राजा तो रुद्रचंद इसके अलावा एक विद्वान, धर्मप्रिय और साहित्य के ज्ञाता और धर्म में रुचि रखने वाले, मंदिरों को दान देने वाले ये भी थे। कहते कि वो विद्वान थे, लेखक थे और संस्कृत के प्रति बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। और उनकी अपनी पुस्तकें भी, जैसे धर्म निर्णय, त्रैमाणिक धर्म निर्णय भी लिखता है कहीं पर, सामाजिक व्यवस्था के उद्धार के लिए लिखी गई थी। उषा रुद्र गोद्या उनकी पुस्तक का नाम। सैनिक शास्त्र, जो पक्षी आखेट पर लिखी हुई किताब है, सैनिक शास्त्र। ययाति चरित्रम यानी संस्कृत में लिखी गई किताब है उनकी। रुद्रचंद की पुस्तक है भैया, यानी रुद्रचंद राजा के साथ साथ योग्य भी थे। और जो ये धर्म निर्णय नामक पुस्तक है, उसमें सामाजिक व्यवस्था के उद्धार के लिए लिखी गई थी। कहते कि सामाजिक व्यवस्था में जो भेदभाव था, खासकर ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। और जो ब्राह्मण परंपरा चल रही थी ब्राह्मण के वर्चस्व की, उसमें जो सबसे उच्च ब्राह्मण थे सिरोला ब्राह्मण, उनको अपने किचन में रखा उन्होंने। यानी उनको, सिरोला ब्राह्मण को उस समय राजा रुद्रचंद द्वारा अपने दरबार में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण लोग थे उनमें शामिल कर लिया था। उसने अपना रसोइया बना दिया था कहा जाता है। दूसरा, चौथानी ब्राह्मण, जो कि चंपावत के बहुत पहले फेमस हुआ करते थे। इन ब्राह्मणों से राजा ने वैवाहिक संबंध बनवा लिए ताकि ब्राह्मण में किसी प्रकार, मतलब कहां भी समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। और सबसे बड़ी बात, जो ओली ब्राह्मण थे, इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि ओले पड़ने पर थाली बजाकर सबको सूचित करने का काम रहेगा इनका, ओली ब्राह्मणों का। इस प्रकार की गतिविधियां। इसके अलावा कैनी खसों का भी एक उन्होंने वर्ग बनाया। कैनी खसों का वर्ग हुआ है, कहीं पर आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक शब्द, और कैनी खसों का भी एक ब्राह्मण था जो अपने को, कैनी खसों का भी एक वर्ग था। और यह कहा गया कि ये जो कैनी खस करेंगे क्या, जो राजा भूराजस्व वसूलता है उस भूराजस्व को वसूल कर राजा तक पहुंचाने का काम करेंगे कैनी खस। ओली ब्राह्मण थाली, ओले पड़ने पर थाली बजाकर लोगों को सूचित करेंगे। कैनी खस भूराजस्व वसूली कर राजा को देंगे। चौथानी ब्राह्मण से वैवाहिक संबंध बनवाएंगे। और सिरोला ब्राह्मण रसोई का काम करेंगे। समाज में भेदभाव को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाया गया। अच्छा, इसके अलावा जो इनसे प्रश्न बने हैं राजा रुद्रचंद से, इन्हें अल्मोड़ा का जमींदार कहा जाता है भैया। ये मुगल भी कहा करते थे इनको अल्मोड़ा का जमींदार। और इसी के साथ राजा रुद्रचंद की जब शासन अंत चल रहा था, उनका जो बड़ा पुत्र था
वो गद्दी पर नहीं बैठ पाया था। यहां से प्रश्न उठाता है। राजा रुद्रचंद के जो बड़े पुत्र थे, शक्ति गोसाई है उनका नाम, राजा शक्ति सिंह भी लिखा है कहीं, कहते हैं वो जन्मांध थे, यानी बचपन से अंधे थे वो। और शक्ति गोसाई जो कि राजा रुद्रचंद का बड़ा पुत्र था, उसे कुमायूं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्रश्न। प्रशासन में अपने छोटे भाई यानी लक्ष्मीचंद के शासन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है, बहुत बड़ा योगदान है उन्हें। तो कुमायूं का धृतराष्ट्र कौन है? तो शक्ति गोसाई किसके बेटे हैं? राजा रुद्रचंद के बड़े बेटे। और फिर राजा रुद्रचंद के जो छोटे बेटे लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठ गए, और तब टाइम पीरियड हो जाएगा 1597 से लेकर 1621, यानी फिर से अकबर और जहांगीर का समकालीन है। तो मैंने लिखा भी यहां पर, मुगल शासक अकबर और जहांगीर का समकालीन। और जहांगीर से दिल्ली में भी भेंट की थी इन्होंने। और लक्ष्मीचंद के जो भी कार्य हैं वो उनके भाई जो कि जन्म से अंधे हैं उनकी मदद से, यानी शक्ति गोसाई की मदद से हुए हैं। चंद वंश के इतिहास को हमने कई भागों में बढ़ाना है, और इसका ये सेकंड पार्ट जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट था वो मैंने आपके सामने रखा। लक्ष्मी चंद से लेकर आगे के इतिहास को मैं चंदवंश से संबंधित जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपके सामने रखूंगा। तब तक आप एक सीक्वेंस से सही तरीके से सूझबूझ से अपने उत्तराखंड प्रवक्ता और वर्तमान में जो ग्रुप सी से संबंधित बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट आपके सामने रखा गया इसको सीरियसली देखें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूं। जय हिंद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।